हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों लीजिए, मैं फिर आपके सम्मुख हाजिर हूँ बबूसा सीरीज के तीसरे उपन्यास बबूसा खतरे में के चौथे एपिसोड को लेकर के। तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं बबूसा खतरे में का एपिसोड नंबर 4। मोना चौधरी देवराज चौहान और बबूसा के साथ मुंबई के अपने फ्लैट पर पहुंची, जो कि कुर्ला में था। रास्ते में तीनों की कोई खास बात नहीं हुई थी। फ्लैट सजा हुआ था और जरूरत का हर सामान वहां मौजूद था। बबूसा और देवराज चौहान ड्राइंग रूम में सोफों पर जा बैठे। मोना चौधरी ने उन्हें कॉफी बनाकर दी और एक प्याला खुद भी थामे सोफे पर आ बैठी। देवराज चौहान कॉफी का घूंट ले रहा था। मोना चौधरी बोली, ये पहली बार है कि हम इस तरह इकट्ठे बैठे हैं। देवराज चौहान ने सिर हिलाया मोना चौधरी को देखकर। मुझे बताओ, क्या हालात चल रहे हैं, क्या हो रहा है अब? मोना चौधरी ने पूछा। तुम बताओ बबूसा, देवराज चौहान ने कहा। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, बबूसा बोला। थोड़े बिगड़े ही हुए हैं, परंतु ये अच्छी बात है कि राजा देव को सदूर का जन्म याद आना शुरू हो गया है। कई बातें इन्हें याद आ चुकी हैं। मुझे ताशा के बारे में बताओ। मोना चौधरी के स्वर में कुछ कठोरता आ गई। रानी ताशा? बबूसा ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुमने बताया था कि उसने बंगले पर बेला यानी नगीना, जगमोहन और धरा को बंदी बना रखा है। हाँ, कैसे हुआ ये सब? बबूसा ने बताया। मोना चौधरी का चेहरा कठोर हो गया। वो देवराज चौहान से बोली, बेला जगमोहन को उसने तुम्हारे ही बंगले पर बंदी बना रखा है और तुम कुछ नहीं कर रहे? उन्हें कुछ नहीं होगा, देवराज चौहान ने कहा। ऐसा करके ताशा चाहती है कि मैं उनके लिए वहां पहुंचूं और हम मिल जाएं। मैं खुद भी ताशा से मिलना चाहता हूं। वो मेरा प्यार है जो मुझे तलाश करता। चुप रहो, मोना चौधरी के माथे पर बल पड़े। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि ताशा तुम्हारा प्यार है कि नहीं। मैं तो इतना जानती हूं कि बेला तुम्हारी पत्नी है। उसे ताशा ने बंदी क्यों बना रखा है? ताशा उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगी। वो सिर्फ मुझे चाहती है। वो बहुत अच्छी है। वो तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो देवराज चौहान, मोना चौधरी तीखे स्वर में कह उठी। मैं बहकी बातें नहीं कर रहा, मैं ठीक बातें कर रहा हूँ कि ताशा बहुत अच्छी और नर्म दिल है। उससे मैं बेला के बारे में पूछ रही हूँ। तुमने उसे वहां से निकाला क्यों नहीं? मोना चौधरी बोली। राजा देव का वहां जाना ठीक नहीं है, मैंने ही इन्हें रोका था, बबूसा कह उठा। क्यों? रानी ताशा यही तो चाहती है कि राजा देव वहां पहुंचे। राजा देव रानी ताशा के सामने पड़े कि रानी ताशा के बस में होते चले जाएंगे। ये सदूर पर भी रानी ताशा के दीवाने रहे हैं और अब भी ऐसा ही होगा। अभी इन्हें सदूर ग्रह की थोड़ी सी बात याद आई है। ये रानी ताशा के पास जाने को मचल रहे हैं। ऐसी हालत में इनका रानी ताशा के सामने जाना ठीक नहीं। जब सदूर ग्रह का सब कुछ याद आ जाएगा तो तब राजा देव सब मामला संभाल लेंगे। तुम इन बातों को मुझसे दूर रखो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये देवराज चौहान है और इसके बंगले पर ताशा ने मेरी बहन को जबरदस्ती बिठा रखा है। इसने मेरी बहन को बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? ये खतरनाक काम है। तुम बहुत बड़े डरपोक हो तुम, मोना चौधरी गुर्रा उठी। बबूसा के चेहरे पर सख्ती आ गई। मेरे लिए ऐसा मत कहो, अभी तुम मुझे जानती नहीं। मेरा मुकाबला करना आसान बात नहीं है। तो फिर तुम ही उन्हें क्यों ना आजाद करा लाए? वहां पर सोमात है, मैं सोमात का मुकाबला नहीं कर सकता, बबूसा ने कहा। यह है तुम्हारी बहादुरी? सोमात को महापंडित ने सोच समझकर बनाया है। ये सब महापंडित की चाल है। वो रानी ताशा का साथ दे रहा। कुएं में गया महापंडित। मैं तुम्हें वहां पर रानी ताशा के 3 आदमी भी हैं। उनके पास जोबिना है। वो जोबिना क्या? ऐसा हथियार जिसके द्वारा सामने वाले को पलों में राख बनाया जा सकता है। हड्डियां भी राख हो जाती हैं। अगर मुझे कहीं से जोबिना मिल जाता तो मैं सोमात को राख बना सकता था, बबूसा क्रोध से बोला। सोमात ही मेरे लिए परेशानी बना हुआ है। जोबिना ने भी मुझे रोक रखा है। नहीं तो ना तो तुम सोमात का मुकाबला कर सकते हो, ना जोबिना का। ऊपर से कहते हो कि मेरा मुकाबला कर पाना आसान बात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस मौके पर तुमने कुछ न किया तो कब करोगे? मेरा काम राजा देव की सेवा करना है। तो मोना चौधरी के दांत भिजे हुए थे। राजा देव को मैंने सुरक्षित रखा हुआ है। राजा देव का रानी ताशा से सामना नहीं होने दिया। मैं अपनी कोशिश में सफल हूँ। अब तो राजा देव को सदूर का जन्म भी याद आना शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी राजा, तुम बातें करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।
बबूसा मोना चौधरी को देखकर मुस्कुराने लगा। मैं बेला को वहां से लेकर आती हूँ, तब तुम वहां जाने की भूल मत करना। तुम मुझे डरा रहे हो? मोना चौधरी गुर्रा उठी। नहीं, सतर्क कर रहा हूँ। वहां राजा देव का दोस्त जगमोहन भी तो है। वो क्यों नहीं कुछ कर सका और बंदी बन गया? सोचो, तुम्हारी बातों से मैं रुकने वाली नहीं। सोमात तुम्हें मार देगा। तुम्हारा उग्र स्वभाव तुम्हें ले डूबेगा। हालात बुरे हैं। राजा देव को सदूर ग्रह का सब याद आ रहा है। पूरा याद आते ही फिर वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। राजा देव तब सब कुछ संभाल लेंगे। उस वक्त का इंतजार करो, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। ये? मोना चौधरी ने तीखी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। ये क्या करेगा? ये तो ताशा को बहुत अच्छी और नर्म दिल कह रहा है, उससे प्यार की बात कर रहा। राजा देव की ये बातें सिर्फ तब तक के लिए हैं जब तक इन्हें सदूर पर हुआ सब कुछ याद नहीं आ जाता। सब कुछ याद आते ही राजा देव रानी ताशा को छोड़ने वाले नहीं। राजा देव जब क्रोध में आते हैं तो मोना चौधरी उठी और सख्त स्वर में कह उठी, तुम उस वक्त का इंतजार करो। मैं बेला को वहां से लेने जा रही हूँ। ऐसा मत करना, बबूसा झल्लाकर बोला। साथ चलना चाहोगे देवराज चौहान? मोना चौधरी ने पूछा। साथ? देवराज चौहान ने मोना चौधरी को देखा। हाँ हाँ, मैं चलूंगा। वहां पर मेरी ताशा है, मैं उसके पास। बकवास मत करो। मोना चौधरी के दांत भिज गए। तुम वहां बेला को आजाद कराने जा रहे हो। नगीना सुरक्षित है, ताशा उसे कुछ नहीं कहेगी। मैं अपनी प्यारी ताशा से मिलूंगा। वो मुझे देखते ही तुम यहीं रहो। मोना चौधरी ने दांत भींचकर सख्त स्वर में कहा। तुम्हें ताशा की पड़ी है और मैं बेला को छुड़ाने की बात कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वो ही देवराज चौहान हो। ये राजा देव हैं। ये तुम भी अपनी जुबान बंद रखो। मोना चौधरी कहकर पलटी और फ्लैट के भीतर के कमरे में गई और वहां से चाकू और रिवाल्वर निकालकर अपने कपड़े में रखे और बाहर निकल आई। चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। तुम क्या कर रही हो? बबूसा उसे देखकर कह उठा। तुम्हें मालूम है कि मैं क्या करने जा रही हूँ? मोना चौधरी ने खतरनाक स्वर में कहा। वहां मत जाना, सोमात तुम्हारी जान ले लेगा, बबूसा ने कहा। मोना चौधरी रुकी नहीं और दरवाजा खोलकर बाहर निकलती चली गई। राजा देव, उसे रोको, सोमात उसे मार देगा। मैं मोना चौधरी के साथ जाता हूँ, कहकर देवराज चौहान ने उठने की कोशिश की। नहीं राजा देव, बबूसा ने देवराज चौहान का हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। आप हरगिज नहीं जाएंगे। ताशा, मैं ताशा के पास जाना चाहता हूँ बबूसा, उसे देखना चाहता हूँ, उसे बाहों में। आप जल्दी रानी ताशा से मिलेंगे राजा देव, परंतु अभी नहीं, पहले आपको सब कुछ याद आ जाए, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। नगीना और धरा ने मिलकर सुबह किचन में खाना तैयार किया था। इस दौरान सोमात किचन के दरवाजे पर खड़ा उनकी पहरेदारी करता रहा। खाना रानी ताशा ने भी खाया, सोमारा और उन तीनों ने भी जो जोबिना के साथ वहां मौजूद थे। धरा, नगीना, जगमोहन ने एक साथ बैठकर खाया था। सोमात रानी ताशा के पास पहुंचकर बोला, राजा देव अभी तक नहीं आए? वो जरूर आएंगे सोमात, रानी ताशा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। वो आएंगे। सोमात वहां से हटकर हॉल ड्राइंग रूम में टहलने लगा। जोबिना वाले तीनों व्यक्ति कुछ हटकर कुर्सियों पर बैठे थे। सोमारा ने रानी ताशा से कहा, राजा देव आपका चेहरा देख चुके हैं ताशा, ऐसा तो नहीं कि उन्हें सदूर पर अपना जन्म याद आ गया हो? ताशा का चेहरा कठोर हो गया। उसने सोमारा को देखा। अगर उन्हें सब कुछ याद आ गया तो परेशानी खड़ी हो सकती है ताशा। तुम्हारा कहना सही है, परंतु एक बार राजा देव मेरे सामने आ जाएं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें सदूर पर ले जाऊंगी और वहां महापंडित सब ठीक कर देगा। ताशा कह उठी, राजा देव मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। मैं उनके बिना रह सकती तो पृथ्वी पर उन्हें लेने ना आती। राजा देव मेरे लिए ही बने हैं, ताशा के लिए। राजा देव के बिना ताशा अधूरी है और राजा देव भी तो मेरे बिना नहीं रहते। हम दोनों का मेल होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जगमोहन नगीना को देखकर धीमे स्वर में बोला, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं निकल सकते, हमें बाहरी सहायता की जरूरत है। बाहरी सहायता? नगीना का स्वर गंभीर था। शायद बाहरी सहायता भी कुछ ना कर सके। क्या मतलब? सोमात को तो तुम देख ही चुके हो कि वो साधारण इंसान न होकर रोबोट है, परंतु लगता इंसान जैसा है। सोमात का मुकाबला नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज्यादा ताकत रखता है। रानी ताशा भी लड़ाई के दांव पेच में माहिर है। मैं अभी तक उसके वारों को समझ नहीं पाई कि उसने कैसे वार मुझ पर किए थे। इनका मुकाबला करना बेहद कठिन है
और वो तीन जो हर समय चुप रहते हैं? धरा ने कहा, ऐसे मौके पर वो साथ हैं तो जरूर वो भी ताकत रखते होंगे। जगमोहन और नगीना की नजरें मिली। देवराज चौहान इस वक्त जाने किस स्थिति में होगा। जगमोहन बोला, वो ताशा का चेहरा देख चुका है, पता नहीं उन्हें कोई बात याद आई भी है या नहीं। नगीना ने कहा, ऐसे मौके पर बबूसा को सामने आना चाहिए। बबूसा कहता है सोमात की ताकत ज्यादा है। धरा बोली, शायद वो सोमात का मुकाबला न कर सके। उसे तो देवराज चौहान की चिंता है। देवराज चौहान को वो अकेला नहीं छोड़ रहा होगा। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को होटल से हटा दिया होगा। जगमोहन ने नगीना को देखा। कह नहीं सकती मिन्नू ने कुछ किया भी है या नहीं। उसने कहा तो था कि सुबह मुंबई पहुंच जाएगी। तभी रानी ताशा उन्हें पास आती दिखी। वे चुप होकर ताशा को देखने लगे। पास पहुंचकर रानी ताशा अधिकार भरे स्वर में बोली, राजा देव के बारे में बता दो कि वो कहाँ पर हैं। जब तक वो नहीं मिलेंगे तुम लोग इसी तरह हमारी कैद में रहोगे। बबूसा देवराज चौहान को लेकर कहीं गया था, हमें नहीं पता वो कहाँ गया है। जगमोहन बोला, मेरा दिल कहता है कि तुम सबको पता है कि राजा देव कहाँ पर हैं। रानी ताशा ने कठोर स्वर में कहा, हम नहीं जानते। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। उसी पल सोमात पास आकर बोला, रानी ताशा, आपका हुक्म हो तो मैं इनका मुंह खुलवाने की चेष्टा करूं? नहीं सोमात। रानी ताशा वहां से हटती कह उठी, ये लोग राजा देव के करीबी हैं और मैं नहीं चाहती कि राजा देव इस बात से नाराज हों कि मैंने इन्हें तकलीफ पहुंचाई है। रानी ताशा सोफे पर जा बैठी। जाने राजा देव और बबूसा हमें मिलेंगे या नहीं। सोमारा बोली, जरूर मिलेंगे। आपको किलोरा के द्वारा भैया यानी महापंडित से संपर्क बनाकर पूछना चाहिए कि राजा देव कहाँ पर हैं। महापंडित को राजा देव के बारे में बताने में जरूर समस्या आ रही होगी, वरना वो बता चुका होता कि राजा देव कहाँ पर हैं। रानी ताशा के शब्द पूरे हुए ही थे कि तभी कानों में कार के इंजन की तेज आवाज पड़ी। कोई कार बंगले के भीतर आई थी। रानी ताशा की आंखों में चमक उभरी। वो खड़े होते तेज स्वर में बोली, राजा देव आ गए, मेरा देव आ गया। सोमारा, बबूसा भी साथ में होगा। सोमारा भी तुरंत खड़ी हो गई। उसी समय कार के पोर्च में आ पहुंचने और रुकने की आवाज आई। जगमोहन और नगीना की नजरें मिली। कौन आया हो सकता है? धरा के चेहरे पर उलझन के भाव आ गए। कहीं बबूसा और देवराज चौहान तो नहीं आ गए? सबकी निगाहें मुख्य द्वार पर जा टिकी। अगले ही पल दरवाजे पर मोना चौधरी दिखी। चेहरे पर कठोरता, दृढ़ इरादा। वो भीतर प्रवेश करते ही ठिठक गई और क्षणों में ही उसकी नजरें हर तरफ देखती चली गईं। ये यहाँ क्यों आ गई? जगमोहन होठ भींच कर कह उठा। नगीना के चेहरे पर भी चिंता दिखी। तुमने अपनी बहन को यहाँ आने को कहा था? धरा बोली। जवाब में नगीना के होंठ भिज गए थे। कौन हो तुम? रानी ताशा की आंखें सिकुड़ गई थी मोना चौधरी को देखकर। मोना चौधरी के शब्दों में कठोरता थी। ये मेरी बहन है, नगीना फौरन कह उठी। तुम्हारी बहन? रानी ताशा ने नगीना पर निगाह मारी, फिर मोना चौधरी को देखा। तुम कौन हो? मोना चौधरी आगे बढ़ती रानी ताशा से बोली, मैं रानी ताशा हूँ। तो तुम हो रानी ताशा जो देवराज चौहान को अपना पति कहती है। मोना चौधरी कड़वे स्वर में कह उठी, बहुत सुना है तेरे बारे में। माना कि तू खूबसूरत है, पर देवराज चौहान की पत्नी बेला है। राजा देव सिर्फ मेरे हैं। ये तमाशा छोड़ और बता कि देवराज चौहान को कब से जानती है। मोना चौधरी ने दांत भींच कर कहा, क्या रिश्ता है तेरा देवराज चौहान से और किस मकसद से तू उसके पीछे पड़ी है? राजा देव मेरे पति हैं। बकवास मत कर, वो बेला का पति है। तुम जुबान संभाल कर बात कर। रानी ताशा गुर्रा उठी। देव मेरे हैं, वो सिर्फ मेरे हैं। सदूर पर हमारा मिलन हुआ था और वो मेरी गलती की वजह से सदूर से निकलकर पृथ्वी पर आ पहुंचे। अब मैं उन्हें वापस ले जाने आई हूँ। तुम? मोना चौधरी जगमोहन, नगीना और धरा के पास पहुंचकर बोली, ये लोग तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? इन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला? इन्होंने हमें बंदी बना रखा है मिन्नो, नगीना ने कहा। बंदी? किस दम पर? ये लोग ताकतवर हैं और सोमात तो। उठो, मोना चौधरी ने सख्त स्वर में कहा। मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को लेने आई हूँ। नगीना, जगमोहन, धरा की नजरें मिली। चंद कदमों के फासले पर खड़ी रानी ताशा के चेहरे पर मुस्कान उभरी। ये खतरनाक है मोना चौधरी, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। हम यूं ही नहीं यहाँ फंस गए, तुम तीनों मेरे साथ चलो। मोना चौधरी गुर्रा उठी। मैं देखूंगी कि ये कितने खतरनाक। तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो? एकाएक रानी ताशा ने कहा। मोना चौधरी पलटकर रानी ताशा को घूरने लगी। तुम करोगी मेरा मुकाबला?
मोना चौधरी के दांत भिज गए। आओ करके देखो, रानी तासा ने व्यंग भरे स्वर में कहा। मिन्नू ये खतरनाक है, नगीना कह उठी। अगर तू हार गई तो, मोना चौधरी ने सुलगते स्वर में कहा। तो वापस सदूर पर चली जाऊंगी अपने देव के बिना, रानी तासा मुस्कुरा रही थी। मोना चौधरी पलटकर रानी तासा की तरफ बढ़ी। तो पहले तेरे को देख लूं, मोना चौधरी ने भिजे स्वर में कहा। तभी रानी तासा हवा में उछली, शरीर फिरकनी की तरह घूमा और मोना चौधरी कुछ समझ पाती जूते की ठोकर उसकी कनपटी पर पड़ी और 5 कदम दूर फर्श पर जा खड़ी हुई। ठोकर लगते ही मोना चौधरी की आंखों के सामने लाल पीले तारे उभरे और फर्श पर गिरते हुए लुढ़कती चली गई। मोना चौधरी ने संभलने में कुछ पल लगा दिए, फिर वो उठ खड़ी हुई। सुलगती नजरों से रानी तासा को देखा और होठों से गुर्राहट निकालने के साथ वो तीर की भांति रानी तासा की तरफ दौड़ी, हवा में उछली और जब वेग के साथ वो रानी तासा की छाती से टकराने जा रही थी तो रानी तासा ने तुरंत अपनी जगह छोड़ दी। मोना चौधरी हवा में लहराती आगे जा गिरी, परंतु तुरंत ही संभली और पलटकर रानी तासा को देखने लगी। इतने में ही उसे समझ आ गया कि रानी तासा लड़ाई के दांव पेचों में बहुत माहिर है। वो अब सतर्क हो गई थी। नगीना और जगमोहन के होंठ भिजे हुए थे। अब क्या होगा, धरा घबराए स्वर में कह उठी। तभी रानी तासा मोना चौधरी की तरफ बढ़ने लगी थी। मोना चौधरी के चेहरे पर शिकारी चीते के जैसे भाव आ गए। वो ये समझने की चेष्टा कर रही थी रानी तासा उस पर क्या वार करने वाली है। रानी तासा पास पहुंची और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मोना चौधरी ने तुरंत हाथ थामा और दूसरे हाथ का घूंसा रानी तासा के पेट में मारना चाहा, लेकिन तब तक रानी तासा अपना वार कर चुकी थी। मोना चौधरी ने ज्यों ही रानी तासा का हाथ थामा तो रानी तासा ने अपने हाथ को झटका दिया, हाथ छूट गया। तब घूंसा चलाते मोना चौधरी जोरों से लड़खड़ाई कि उसी पल रानी तासा ने किसी खिलौने की भांति दोनों हाथों में मोना चौधरी को हवा में उठाया और दूर उछाल दिया। ये सब कुछ 3 पलों में ही हो गया, परंतु मोना चौधरी खुद को संभाल चुकी थी। इससे पहले कि वो फर्श से टकराती, हाथ और पैरों से खुद को बचाया और संभलकर खड़ी हो गई। चेहरा क्रोध से लाल सुर्ख हो गया था, जबकि रानी तासा के चेहरे पर शांत भाव फैले थे। उसी पल मोना चौधरी दांत भींचे रानी तासा की तरफ दौड़ पड़ी। दौड़ी और जब रानी तासा से टकराने जा रही थी तो उसी पल खुद को नीचे गिरा लिया। मोना चौधरी का इरादा रानी तासा की टांगों को पकड़कर नीचे गिरा देने का था कि वार खाली गया। रानी तासा उछलकर 4 कदम दूर जा खड़ी हुई थी। मोना चौधरी आगे खिसकती चली गई, थमी और तुरंत खड़ी होकर रानी तासा को देखने लगी। तुम अभी तक मुझे छू भी नहीं पाई, रानी तासा ने कहा। सही में, मोना चौधरी अजीब से स्वर में कह उठी। तुम तो बहुत काबिल लगती हो, कहाँ से सीखा ये सब? राजा देव ने मुकाबला करना सिखाया था, रानी तासा ने सामान्य स्वर में कहा। मतलब कि देवराज चौहान ने? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। हाँ, तब राजा देव मुझे बहुत प्यार करते थे। सदूर की बातें हैं ये सब। वो चाहते थे कि उनकी रानी होने के साथ साथ मैं हर काम में बेहतरीन बनूं, तो उन्होंने मुझे मुकाबला करना सिखाया। सदूर पर सिर्फ राजा देव ही थे जिनका मैं मुकाबला नहीं कर सकती थी, बाकी मेरे से जीत नहीं पाते थे। रानी तासा की आंखों में आंसू चमक उठे। राजा देव मुझे बहुत चाहते थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, परंतु मेरे से भूल हो गई। मुझे मेरा देव लौटा दो, अब भूल नहीं करूंगी। मैं राजा देव के प्यार को ठीक से समझ नहीं पाई थी, नादानी कर दी मैंने, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं राजा देव से अपनी गलती की माफी मांग लूंगी। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो सदूर से पृथ्वी पर आई हूँ उन्हें लेने। मेरे देव को मुझे लौटा दो। क्यों छिपा रखा है उन्हें मेरे से? एक बार देव का चेहरा तो दिखा दो। अभी तक उन्हें देख भी नहीं पाई हूँ कि वो वैसे ही हैं या बदले से दिखते हैं। देव कहाँ पर हैं, मुझे बता दो। आंखों से आंसू निकलकर गालों पर आ गए थे। अब मैं देव के बिना नहीं रह सकती। कई जन्म मैंने देव के बिना गुजारे हैं, पर अब और सहन नहीं होता। मेरे देव को मुझे लौटा दो। मोना चौधरी एकटक रानी तासा को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ कांप रहे थे। देव के बिना मेरा जीवन नर्क जैसा है। उनके मिल जाने की आशा के सहारे ही अब तक जी रही हूँ। अगर महापंडित ने मुझे बताया न होता कि राजा देव मुझे दोबारा मिलेंगे तो मैंने हमेशा के लिए जीवन त्याग देना था। अपनी उस भूल के बाद मैंने कभी किसी मर्द का साथ हासिल नहीं किया। महापंडित मेरे जन्म करवाता रहा और मैं अपना जीवन राजा देव की याद में ही बिताती रही।
अब और इंतजार नहीं होता, मेरा देव मुझे लौटा दो। वो रो रही थी। मोना चौधरी एकाएक गंभीर भाव में रानी ताशा की तरफ बढ़ी। रानी ताशा आंसुओं भरी निगाहों से मोना चौधरी को देख रही थी। नगीना और जगमोहन मोना चौधरी को इस तरह बढ़ते पाकर सतर्क हो गए थे। ये कुछ गड़बड़ करने वाली है। जगमोहन बड़बड़ा उठा। क्या कहा? नगीना के होठों से निकला, परंतु जगमोहन की निगाह मोना चौधरी पर थी और जगमोहन का ख्याल ठीक निकला। रानी ताशा के पास पहुंचते ही मोना चौधरी ने फुर्ती से रिवाल्वर निकाली और रानी ताशा के पेट से लगा दी। मोना चौधरी के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे थे। रानी ताशा ने आंसू साफ करते हुए पूछा, ये क्या कर रही हो? मेरे सामने आंसू बहाने से तुम्हारा काम नहीं होने वाला। मोना चौधरी कह उठी, तुमने मेरी बहन को बहुत परेशान कर रखा है और देवराज चौहान की हालत भी मुझे ठीक नहीं लगी। इन सब की वजह तुम हो। और ये क्या कह रही हो? रानी ताशा कह उठी, अब तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कदम उठाया तो मारी जाओगी। रानी ताशा ने पेट से लगी रिवाल्वर को देखा, फिर मोना चौधरी को। तुम हिली तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मोना चौधरी गुर्रा उठी, पर मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुझे दुश्मन मान बैठी? रानी ताशा ने भीगे स्वर में कहा, मैं तो सिर्फ अपने राजा देव को वापस मांग रही हूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। देवराज चौहान मेरी बहन का पति है। नहीं, राजा देव सिर्फ मेरे हैं, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकते। एक गोली तेरे अंदर जाएगी और जान बाहर निकल आएगी, खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। मोना चौधरी ने शब्दों को चबाकर कहा, एक मौका देती हूँ तेरे को, चुपचाप यहाँ से निकल जा और फिर कभी इस रास्ते पर मत आना। फैसला तेरे हाथ में है। नाम सुना है कभी मेरा? मोना चौधरी। नहीं सुना, तो अब सुन लिया। मोना चौधरी का स्वर खतरनाक था। दूसरे ग्रह से आने वाली बातों को रहने दे। मैं नहीं जानती कि तेरी करनी के पीछे तेरा मकसद क्या है, पर मैं तुझे जरा भी पसंद नहीं करती। दोबारा नहीं देखना चाहती तुझे। बोल, सीधे सीधे यहाँ से निकलती है या मरना चाहती है? तभी धरा धीमे स्वर में कह उठी, हमें मोना चौधरी की सहायता करनी चाहिए। मिन्नो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है ऐसा करके। नगीना ने परेशान नजरों से सोमात को देखा, जो अपनी जगह पर शांत खड़ा मोना चौधरी और रानी ताशा को देख रहा था। तू मेरी जान लेना चाहती है? रानी ताशा ने शांत स्वर में कहा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा भरोसा कर, अपने देव को लेकर मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रानी ताशा ने कहा, तो तूने मरने का मन बना लिया है। मोना चौधरी के दांत भिज गए। रानी ताशा ने सोमात को देखकर सामान्य स्वर में कहा, इसे समझा सोमात, इसके मन में मेरे लिए जहर भरा है, ये मुझे मारना चाहती है। उसी पल सोमात उनकी तरफ बढ़ने लगा। वहीं रुक जा। मोना चौधरी गुर्रा उठी, परंतु सोमात नहीं रुका। मोना चौधरी ने रिवाल्वर उसकी तरफ की और फायर कर दिया। तेज आवाज के साथ गोली सोमात के माथे के बीचों बीच जा लगी। सोमात के कदम थम गए। ये देखकर जगमोहन के होंठ व्याकुल भाव में भिज गए। नगीना परेशान दिखने लगी थी। क्या इस बार ये मर जाएगा? धरा कह उठी। तभी मोना चौधरी ने महसूस किया जैसे सोमात अपने भीतर ही भीतर जोर लगा रहा हो। चंद पल उसकी यह हालत रही कि तभी माथे से गोली बाहर आकर फर्श पर आ गिरी। मोना चौधरी ने गोली को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। फिर जब सोमात के माथे पर निगाह पड़ी तो वहां पर गोली के निशान को गायब पाया। माथा पूरी तरह सामान्य हो चुका था। मोना चौधरी हक्की बक्की रह गई। सोमात पुनः मोना चौधरी की तरफ बढ़ने लगा। मोना चौधरी रानी ताशा को तो जैसे भूल ही गई थी। अजीब से हाल में फंसी मोना चौधरी ने हाथ को सोमात की तरफ उठाया और एक के बाद एक फायर करती चली गई। 4 गोलियां सोमात के पेट और छाती पर लगी। वो पुनः आगे बढ़ता थम गया। मोना चौधरी की निगाह एक टक उस पर थी। उसे सोमात के नीचे गिरकर मर जाने का इंतजार था, परंतु अगले ही पल पहले की तरह गोलियां एक एक करके शरीर से बाहर गिरने लगी और गोली वाली जगहें पुनः सामान्य होते पाकर मोना चौधरी ठगी सी रह गई। ये इंसान नहीं, रोबोट जैसा है, जगमोहन ने ऊंचे स्वर में कहा। गोलियों से इसका कुछ नहीं बिगड़ता। मोना चौधरी उसी हाल में सोमात को देखे जा रही थी। सोमात पुनः मोना चौधरी की तरफ बढ़ा। फासला बहुत कम बाकी था। मोना चौधरी को जैसे होश आया, वो फुर्ती से पीछे हटने लगी और रिवाल्वर वाला हाथ सीधा करके सोमात की आंख का निशाना लेते हुए एक साथ 2 फायर कर दिए, परंतु दोनों गोलियां आंख से चूक गईं। एक माथे के बीच लगी, दूसरी माथे के किनारे पर। सोमात पुनः थम गया। चंद पल बीते कि एक एक करके दोनों गोलियां फर्श पर आ गिरी
और क्षतिग्रस्त हो गया उसका चेहरा देखते ही देखते सामान्य होता चला गया। सोमात मोना चौधरी को देखकर हल्के से मुस्कुराया। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम रोबोट हो? कैसे रोबोट हो? रोबोट ऐसा नहीं होता। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। सोमाथ आगे बढ़ा। तुम इंसान नहीं हो, तुम कुछ खास हो, बहुत ही खास। तभी सोमाथ ने मोना चौधरी को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा। मोना चौधरी अपनी जगह से उछली और उस सोफे पर जा गिरी जहां सोमारा बैठी थी। सोमारा की तेज चीख गूंजी और सोफा पीछे को पलटता चला गया। मोना चौधरी गिरते ही फुर्ती से खड़ी हो गई। रिवाल्वर हाथ से छूट गई थी। सोमारा ने अपने को संभाला और उठते हुए बोली, तासा, इस पर जोबिना चला दो। जोबिना चलाने वाले तीनों व्यक्ति हुक्म के इंतजार में शांत खड़े थे। नहीं सोमारा, ये राजा देव की पत्नी की बहन है पृथ्वी ग्रह पर, रानी तासा ने शांत स्वर में कहा। इनकी जान लेकर मैं राजा देव को दुखी नहीं करना चाहती, परंतु ये सब मेरे साथ सदूर पर जाएंगे। महापंडित इनके दिमागों की खराबी निकाल देगा और सदूर पर ये मेरे सेवकों के रूप में काम करेंगे और राजा देव भी खुश रहेंगे कि ये लोग उनके साथ ही हैं। मैं राजा देव के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो मेरा देव है, मेरा प्यारा देव। रानी तासा की आंखें भर आईं। सोमाथ पुनः मोना चौधरी की तरफ बढ़ा। मोना चौधरी सतर्क हो गई और जूते में फंसा चाकू निकाल लिया। कोई फायदा नहीं होगा, सोमाथ को इन हथियारों के वारों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जगमोहन बोला। हमें मोना चौधरी की सहायता करनी चाहिए, धरा कह उठी। जाओ उसकी सहायता करो। जगमोहन ने तीखी नजरों से धरा को देखा। मैं अकेली क्यों? तुम दोनों भी साथ चलो। वैसे भी मुझे लड़ाई झगड़ा कहाँ आता है, धरा बोली। चुपचाप बैठी रहो, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। सोमाथ का मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो मोना चौधरी की जान ले लेगा। नहीं लेगा। तुमने सुना नहीं कि तासा हमें सदूर पर ले जाकर अपना सेवक बना लेना चाहती है? तभी नगीना उठी और तेजी से आगे बढ़ती सोमाथ से कह उठी, ठहरो सोमाथ। परंतु सोमाथ तो सिर्फ रानी तासा का हुक्म मानना जानता था। वो मोना चौधरी की तरफ बढ़ता रहा। चाकू थामे मोना चौधरी सोमाथ पर नजर रखे पीछे होती रही। सोमाथ को रोको तासा, नगीना कह उठी। मैं मिन्नो से बात करती हूँ। रानी तासा ने मुस्कुराकर नगीना को देखा, कहा कुछ नहीं। नगीना रानी तासा के पास पहुंचकर गुस्से से बोली, तुम सोमाथ को रोकने के लिए क्यों नहीं कहती? राजा देव को मुझे वापस दे दो, मैं चली जाऊंगी, रानी तासा ने शांत स्वर में कहा। मैं नहीं जानती कि देवराज चौहान कहाँ है। मतलब कि तुम्हें कोई ऐतराज नहीं कि अगर मैं राजा देव को सदूर पर ले जाऊं? नगीना ने होंठ भींचकर रानी तासा को देखा, फिर कह उठी, देवराज चौहान मेरा पति है, वो तुम्हारा नहीं है। स्वर में कठोरता भर आई थी। तभी मोना चौधरी ने चाकू थामे सोमाथ पर छलांग लगा दी। वो सीधा सोमाथ से आ टकराई और चाकू का निशान दिल वाली जगह थी। चाकू का 6 इंच का फल सोमाथ के दिल वाली जगह पर धंसता चला गया। सोमाथ ने फुर्ती से मोना चौधरी को दोनों बाहों में भर लिया। मोना चौधरी छटपटाई, परंतु सोमाथ की पकड़ तो लोहे की बाहों से भी मजबूत थी। चाकू का पूरा फल मूठ तक सोमाथ के दिल वाले हिस्से में धंसा था और सोमाथ बेपरवाह सा मोना चौधरी को बाहों के घेरे में अपनी छाती से सटाए हुए था। खुद को आजाद कराने के लिए मोना चौधरी हाथ पांव मार रही थी। तभी मोना चौधरी को एहसास हुआ कि सोमाथ की बाहों का सिकंजा उसके शरीर के गिर्द कसता जा रहा है। उसने छूटने के लिए पुनः पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं होना था। मोना चौधरी बेबस होकर रह गई। वो उसे मार देगा, जगमोहन चीख उठा। उसने कसते बाहों के शिकंजे को महसूस कर लिया था। नगीना रानी तासा से कह उठी, मिन्नो की जान क्यों लेती हो? सोमाथ, रानी तासा ने शांत स्वर में कहा, इसे छोड़ दो। अगले ही पल सोमाथ ने अपनी बाह खोल दी। मोना चौधरी धड़ाम से नीचे जा गिरी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मिन्नो, नगीना तुरंत पास पहुंची। तुम ठीक तो हो? हाँ। मोना चौधरी सांसों पर काबू पा रही थी। ये कैसा इंसान है? गोलियां इस पर असर नहीं करती। चाकू दिल के हिस्से में धंसा है, परंतु इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसा रोबोट है ये? सोमाथ ने दिल वाले हिस्से में धंसे चाकू को निकालकर एक तरफ फेंक दिया। चंद पलों में ही छाती पर सुरंग की तरह दिख रहा सुराख खुद ब खुद ही भर गया और वो जगह सामान्य दिखने लगी। ये सब कैसे कर लेता है? गोलियां कैसे बाहर आ गिरती हैं?
टूट फूट चुका शरीर ठीक कैसे हो जाता है? मोना चौधरी बोली। महापंडित का कमाल है ये, रानी तासा कह उठी। महापंडित ने इसे ऐसा ही बनाया है। महापंडित कहता है कि सोमाथ मर नहीं सकता, इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात तुम देख भी चुकी हो। समझदारी इसी में है कि मेरा मुकाबला मत करो, जो मैं कहती हूँ वो मान लो, उसी में तुम सबका भला है। इसे तो मैं सदूर पर ले जाकर अपनी खास सेविका बनाऊंगी, मेरे पैर धोया करेगी ये। मोना चौधरी ने रानी तासा को देखा, दांत भिज गए थे। खामोश रहो, नगीना धीमे स्वर में बोली। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या ये सोचकर हथियार डाल दें? मोना चौधरी ने सुलगते स्वर में कहा। हमारे पास ऐसा कोई हथियार है ही नहीं जो इन पर असर करे, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। ये लोग हर तरफ से हम पर भारी हैं। चुप रहो और हालातों के हिसाब से चलो। हम इन्हें लेकिन कब तक हम? मोना चौधरी ने कहना चाहा। तेरे को बोला है मिन्नो कि अभी चुप कर जा, तेरे को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नगीना ने गहरी सांस ली। मेरे ख्याल में अब कुछ हो सकता है तो वो बबूसा ही कर सकता है। बबूसा? एक वो ही है जो हालातों को हमसे बेहतर समझता है, परंतु हमने ठीक से उस पर विश्वास नहीं किया। वो ठीक था। तुम ही सोचो कि इस हाल में देवराज चौहान रानी तासा के हाथ लग जाता है तो क्या होगा? क्या हम इन्हें रोक सकते हैं कि देवराज चौहान को न ले जाएं? हम इनके आगे बेबस हैं। बबूसा कहता था कि देवराज चौहान को अगर सदूर के जन्म की याद आ जाती है तो उसे याद आ गया है, मोना चौधरी के होठों से निकला। क्या? नगीना चौंकी। देवराज चौहान को याद आ गया है, परंतु मुझे उसकी हालत ठीक नहीं लगी। दीवानों जैसा हाल देखा मैंने उसका। वो तासा को याद कर रहा है, उससे मिलना चाहता है, उसे प्यार करना चाहता है, मोना चौधरी बोली। ऐसा देवराज चौहान ने कहा? नगीना चिंतित हो उठी। हाँ, देवराज चौहान ने कहा। बबूसा उसे संभाले हुए है, परंतु बबूसा का कहना है कि अभी उसे पूरी बातें याद नहीं आई है। सब कुछ याद आते ही देवराज चौहान सब ठीक कर लेगा। नगीना मोना चौधरी को देखने लगी। कुछ चुप्पी के बाद रानी तासा पर निगाह मारकर नगीना धीमे स्वर में बोली। देवराज चौहान कहाँ है? मेरे फ्लैट पर। बबूसा भी वहीं है। वो सोमारा है, नगीना ने सोमारा पर निगाह मारकर कहा। महापंडित की बहन, और कहती है बबूसा हर जन्म में उसका पति बनता है। वो बबूसा से मिलने के इंतजार में बैठी है। बबूसा जानता है कि सोमारा भी यहाँ है? मोना चौधरी ने पूछा। शायद नहीं जानता। तेरे को सदूर ग्रह की बातों पर भरोसा है? पहले नहीं था, परंतु अब होता जा रहा है। पृथ्वी वाले सोमाथ जैसा इंसान यानी रोबोट नहीं बना सकते। मोना चौधरी ने कठोर निगाहों से कुछ दूर खड़ी रानी तासा को देखा। पर मुझे सदूर ग्रह की बातों पर विश्वास क्यों नहीं आता? मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा मिन्नो कि ये क्या हो रहा है। अचानक ही ये सब। मैं रानी तासा को कामयाब नहीं होने दूंगी कि वो देवराज चौहान को ले जाए। कुछ गलत मत कर बैठना, इनका कोई भरोसा नहीं कि क्या कर दें। अभी तो हमें इसलिए कुछ नहीं कह रहे कि हम देवराज चौहान के करीबी हैं। ज्यादा कुछ किया तो इनके विचार बदल सकते हैं हमारे बारे में। देवराज चौहान को सब कुछ याद आ लेने दो। बबूसा ठीक ही कहता होगा कि तब देवराज चौहान सब कुछ संभाल लेगा। हमें आने वाले वक्त का इंतजार करना चाहिए, नगीना ने धीमे किंतु गंभीर स्वर में कहा। और वो प्राइवेट जासूस अर्जुन भारद्वाज, वो मेरे ख्याल में वो इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो उसे इस काम पर इसलिए लगाया था कि रानी तासा कोई फ्रॉड है और वो उसकी असलियत जान सके, परंतु हालात अब दूसरे हो चुके हैं। इस काम में अर्जुन भारद्वाज की जरूरत नहीं रही। इसे अब बबूसा और देवराज चौहान ही संभाल सकते हैं, नगीना ने व्याकुल स्वर में कहा। मुझे चलना चाहिए, मोना चौधरी ने उठना चाहा। चलना? नगीना के होठों से निकला। मुझे देवराज चौहान और बबूसा के पास जाना होगा, उन्हें यहाँ के हालात। रानी तासा अगर हमें जाने देती तो हम कब के यहाँ से जा चुके होते। तुम अब नहीं जा सकोगी। इनका मुकाबला करके तुम देख ही चुकी हो कि इन्हें जीता नहीं जा सकता। जैसे यहाँ खामोशी से बैठे हैं वैसे तुम भी। मोना चौधरी उसी पर उठी और रानी तासा से बोली, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम जानती हो राजा देव कहाँ है? रानी तासा ने पूछा। नहीं तो तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। देर सवेर में राजा देव यहीं आ जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए देवराज चौहान की तलाश करूंगी, एकाएक मोना चौधरी मुस्कुराकर कह उठी। तुम राजा देव की पत्नी की बहन हो, तुम मेरे लिए राजा देव को तलाश क्यों करोगी? रानी तासा ने तीखे स्वर में कहा। झूठ को पहचानना मुझे आता है। तुम यहीं रहोगी,
अपनी बहन के पास। मोना चौधरी ने रानी ताशा को घूरा। नगीना मोना चौधरी की कलाई पकड़े जगमोहन और धरा की तरफ ले जाते बोली, अपने पर काबू रखो, कुछ मत कहना, चुप रहो, आने वाले वक्त का इंतजार करो कि शायद सब ठीक हो जाए। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, कोशिश की तो ये हमारी जान भी ले लेंगे। रात के 10 बज गए थे। बबूसा और देवराज चौहान मोना चौधरी के फ्लैट के बेडरूम में मौजूद थे। दिन में जो घर में थोड़ा बहुत खाने को पड़ा था वो खाकर काम चला लिया था। क्योंकि मुंबई के फ्लैट में मोना चौधरी स्थायी रूप से रहती नहीं थी, इस कारण खाने पीने का सामान ज्यादा नहीं था। समस्या तो रात को आई कि खाने को कुछ नहीं था और मोना चौधरी भी नहीं लौटी थी। दोनों को भूख लगी थी। देवराज चौहान ने बबूसा से कहा, तुम बाजार से खाने को ले आओ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बबूसा ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? कहीं आप रानी ताशा से मिलने न चले जाएं। मैं यहीं रहूंगा, तुम अपने लिए कारू यानी शराब भी ले आना। देवराज चौहान ने कहा, इन हालातों में मैं कारू नहीं पीऊंगा, मदहोशी आ गई तो आपका ध्यान कैसे रखूंगा। बबूसा बोला, मुझे भूख लगी है। बबूसा खामोश रहा। हम दोनों बाजार चलते हैं, खाने को कुछ ले आते हैं। देवराज चौहान ने कहा, पीछे से वो मोना चौधरी आ गई तो उसे घर में कोई नहीं मिलेगा तो वो दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, हम भी जल्दी लौट आएंगे। बबूसा ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। ये ठीक रहेगा राजा देव, तुम पहले से बहुत बदल गए हो बबूसा, सदूर पर तुम ऐसे तो नहीं थे। देवराज चौहान बोला, मैं बदला नहीं राजा देव, मैं वो ही बबूसा हूँ, परंतु यहाँ हालात बदले पड़े हैं। रानी ताशा अपने किए पर पर्दा डालना चाहती है और आपको पहले की तरह पा लेना चाहती है। वो आपको सदूर पर ले जाना चाहती। ताशा, देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा मन नहीं लग रहा ताशा के बिना। बबूसा गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। वो महसूस कर चुका था कि जब से राजा देव को सदूर का जन्म याद आना शुरू हुआ है तब से राजा देव में बहुत बदलाव आ गया है। उनकी बातों में फर्क आ गया है। वो ताशा के प्रति नर्म विचार रखते हैं, परंतु बबूसा जानता था कि सब कुछ याद आने पर राजा देव ऐसे नहीं रहेंगे, वो फिर पहले जैसे हो जाएंगे। राजा देव को झूठ और धोखे से नफरत थी। जब उन्हें रानी ताशा के दिए धोखे की याद आएगी तो तब मंजर कुछ और ही होगा। अपना ध्यान सदूर की तरफ लगाइए राजा देव, वहां की यादों के करीब जाने की कोशिश कीजिए। सब कुछ याद आते ही मैं आपको रानी ताशा के पास ले चलूंगा, तब जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। बबूसा ने देवराज चौहान से कहा। उसके बाद बबूसा और देवराज चौहान बाजार से खाना ले आए। बबूसा देवराज चौहान पर कड़ी नजर रख रहा था। देवराज चौहान ने बबूसा से पुनः कहा कि वो कारू ले ले, परंतु बबूसा ने सख्ती से इनकार कर दिया। फ्लैट पर पहुंचे तो मोना चौधरी को वापस आया नहीं पाया। दोनों ने खाना खाया। मोना चौधरी अभी तक क्यों नहीं आई? एकाएक देवराज चौहान कह उठा। वो नहीं आएगी, रानी ताशा ने उसे भी कैद कर लिया होगा। बबूसा का स्वर गंभीर था। वो चाहती है कि उन सबकी खातिर आप वहां जाएं और रानी ताशा से आपका सामना हो जाए, परंतु मैं उसकी चाल सफल नहीं होने दूंगा। ताशा कितनी अच्छी है बबूसा, तुम मुझे जाने नहीं दे रहे, वरना मैं तो कब का चला गया। अपने पर काबू रखिए राजा देव, बबूसा ने होंठ भींच कर कहा। रानी ताशा के सामने तो आपने जाना ही है, परंतु अभी वो वक्त नहीं आया। जब तक रानी ताशा के पास जोबिना चलाने वाले लोग हैं या सोमाथ है, तब तक उसे जीता नहीं जा सकता। मैंने रानी ताशा को जीतना क्यों है? मैं तो उससे प्यार करता। अभी आप हकीकत से अनजान हैं। रानी ताशा का प्यार आपके जैसा नहीं है। आप दिल के अच्छे हैं, परंतु रानी ताशा का मन चालों से भरा हुआ है। वो प्यार भी करती है तो शतरंज की चालों पर। वो भरोसे के काबिल नहीं। रानी ताशा के बारे में सदूर ग्रह की सारी बातें आपको याद आएंगी तो तब आप सब कुछ समझ जाएंगे। बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। वक्त बीतने लगा। रात का 1 बज चुका था। देवराज चौहान बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। बबूसा ने नाइट बल्ब ऑन कर दिया था कि देवराज चौहान सो सके, जबकि खुद वो बेड के दूसरे हिस्से पर बैठा था। उसका नींद लेने का इरादा नहीं लग रहा था। उसे डर था कि कहीं राजा देव रानी ताशा के पास जाने का प्रयास न करें। बंद आंखों के पीछे देवराज चौहान को ताशा ही नजर आ रही थी। हंसती मुस्कुराती, कभी उसके पास आती तो कभी दूर जाती। ताशा की अटखेलियां उसे बहुत भली लग रही थी। ताशा उसका प्यार थी, उसका जीवन थी, उसका सब कुछ थी। ताशा की यादों में फंसे
एकाएक देवराज चौहान की बंद आंखों के पीछे सफेद चमकते सितारे नाचने लगे। कुछ पल यही आलम रहा। उन सितारों के बीच भी उसे जैसे तासा का मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा था। फिर एकाएक ही सदूर ग्रह के जन्म की यादें उसके मस्तिष्क में अपनी जगह बनाने लगी। यादों की बारात पुनः चल पड़ी। तासा और देव की मुलाकातें हर रोज होने लगी। बग्गी में वो जंगल में जाते और घंटों बैठे बातें करते रहते। देव तासा का चेहरा निहारता रहता। तासा मुंह फुलाकर कहती, तुम हमेशा मुझे देखते ही क्यों रहते हो? तुम इतनी सुंदर क्यों हो? हूं तो हूं, तुम्हें क्या? तुम मेरे लिए सुंदर बनी हो, तुम्हें देखते रहने का मन करता है। देव ने प्यार से कहा, तुमने मेरा चैन छीन लिया है, जैसे तुमने मेरा चैन नहीं छीना। तासा मुस्कुराकर बोली, हर रोज पिता मुझे सुबह उठाता है, नहीं तो पहले मैं ही उठ जाया करती थी। रात को नींद कहाँ आती है? तुम ही तो आंखों में बसे रहते हो। सच तासा? तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? जब से तुमसे मिली हूं कुछ होश ही नहीं रहता। पिता ने आज पूछा था कि क्या हो गया है तुझे? पहले से आदतें कुछ बदल आई हैं, अब खोई खोई सी रहती हो। तासा ने बताया। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती? तुम्हारे बारे में थोड़े ना बता सकती थी। रात को मेरी आंखों में भी नींद की जगह तुम आ जाती हो। बस तुम्हें देखता हूँ, तुमसे बातें करने लगता हूँ, उसके बाद कब नींद आती है पता नहीं चलता। सुबह उठता हूँ तो लगता है जैसे रात भर जागता रहा। आंखें खुलते ही तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। फिर तो मन में एक ही बात होती है कि तुमसे जल्दी मिलूं। एक बात तो बताओ, तुम रोज ही मुझसे मिलते हो, सारा दिन मेरे पास रहते हो, काम क्या करते हो? काम होता रहता है। देव मुस्कुराया। कैसे? सेवक करते हैं। इसका मतलब तुम्हारे पास धातु बहुत ज्यादा है जो तुमने सेवक रखे हुए हैं। तासा कह उठी, मेरे लिए सबसे जरूरी काम है तुमसे मिलना, तुम्हें देखना, तुमसे बातें करना। देव ने तासा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसके खूबसूरत चेहरे को निहारता बोला, जीवन में अब तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो। तासा खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर बोली, तुम तो दीवाने हो गए हो। प्यार में इंसान दीवाना ही होता है, जो दीवाना ना हो जाए वो प्यार कैसा? देव ने प्यार भरे स्वर में कहा, वो तुम्हारा कोचवान दिन भर खड़ा रहता है जंगल के किनारे, क्या वो इंतजार से तंग नहीं आ जाता? उसका नाम बबूसा है, वो मेरा सबसे अच्छा और विश्वसनीय सेवक है। देव ने कहा, मेरी खुशी में ही उसे खुशी मिलती है। वो खुश है कि मुझे कोई लड़की पसंद आ गई है। लड़की मतलब कि तुम। देव ने तासा का गाल थपथपाया। तासा देव को देखने लगी। देव तासा को देखता रहा। पहली बार जाना है मैंने कि प्यार ऐसा होता है, प्यार में पागल कैसे होते हैं। तुम्हें देख रही हूँ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ? बहुत अच्छा लगता है, एक नया एहसास होता है मुझे। वक्त कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। उस दिन वापस जाते वक्त बबूसा ने देव से कहा, मैं आपसे नाराज हूँ राजा देव। क्यों बबूसा? आपने किले के कामों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है, जनता की समस्याओं को भी नहीं सुलझा रहे। हर रोज आप तासा से मिलने चले आते हैं और पूरा दिन वहीं बिता देते हैं। बबूसा ने बग्गी दौड़ाते कहा, कर्मचारी सब काम पूरे करते रहते हैं बबूसा। देव ने कहा, आपके और कर्मचारियों के काम करने में फर्क है। कर्मचारियों पर आपकी भी नजर होनी चाहिए। पहले आप कर्मचारियों से पूछते थे कि दिन भर में उन्होंने क्या क्या किया, जनता की शिकायतें क्या थी, समस्याएं कैसे हल की। परंतु जब से आपने तासा से मिलना शुरू किया है, कर्मचारियों से पूछताछ करनी छोड़ रखी है। किले के काम भी कर्मचारी ही पूरे करते हैं। इस हद तक आपका दीवाना हो जाना ठीक नहीं राजा देव। आप सदूर के राजा हैं। ताशा के अलावा मुझे किसी और बात का ख्याल ही नहीं आता। देव मुस्कुराकर बोला, ये गलत बात है। बबूसा ने नाराजगी से कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मानी। आज से मैं किले के और जनता के कामों पर नजर रखूंगा। किले पे पहुंचकर देव ने ताशा की यादों में गुम न होते हुए कर्मचारियों को तलब किया और उनके कामों का लेखा जोखा देखने पूछने लगा। बबूसा बराबर साथ रहा। कई काम बिगड़े हुए दिखे तो उन्हें संवारा, निर्देश दिए कर्मचारियों को। रात के खाने तक देव इन्हीं कामों में व्यस्त रहा। बबूसा खुश था कि राजा देव ने लापरवाही छोड़ दी। इसी तरह दिन तेजी से बीतते चले गए। सुबह ताशा से मिलना और शाम को कर्मचारियों के कामों को देखना। परंतु समय का मौका मिलते ही ताशा उसके मस्तिष्क में सवार हो जाती थी। वो जितना ताशा से मिलता, उससे मिलने की ललक उतनी ही बढ़ती जाती थी। ताशा उसके रोम रोम में बस गई थी। उस दिन देव ताशा से मिलने जाने की तैयारी कर रहा था कि सेनापति धूमरा आ पहुंचा। बबूसा ने धूमरा के आने की खबर दी।
देव किले के एक बड़े कमरे में धूमरा से मिला। बबूसा भी वहां था। राजा देव, धूमरा ने कहा, विद्रोही नेता तोलका के इशारे पर पिछले 5 दिनों ऐसे 17 लोगों को तलवार से मार दिया जो उसके विद्रोह में शामिल होने को तैयार नहीं थे। बबूसा, देव ने कहा, तुमने ये बात मुझे नहीं बताई। आपके साथ व्यस्त होने की वजह से मैं इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। बबूसा ने सामान्य स्वर में कहा, दिन भर तो आपके साथ व्यस्त रहता हूँ। देव के चेहरे पर गंभीरता आ गई। तोलका के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई धूमरा? देव ने पूछा। कुछ भी नहीं, मैं और मेरे खास आदमी तोलका के दल की गतिविधियां नोट करने में व्यस्त रहे। मेरे 3 आदमी पहाड़ों में छिपे तोलका के पास कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं। उनमें से एक संदेश लेकर आया है कि तोलका के साथ 50 विद्रोही मौजूद रहते हैं। अगर हम संख्या में ज्यादा हों तो उन्हें जीत सकते हैं। हमारे पास सैकड़ों सिपाही हैं मोमात। देव बोला, आपकी इजाजत की जरूरत है। मैं आज ही तोलका को खत्म करने चला जाता हूँ। तुम? हाँ राजा देव, मैं सेनापति हूँ और ये काम मेरे लिए मामूली है। तोलका पहाड़ों के पास ठिकाना बनाए हुए है और मेरे आदमी वहां पर नजर रखे हुए हैं। मैं वहां घेराबंदी करके तोलका को खत्म कर दूंगा। देव के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। इसमें हमारे सिपाही भी मारे जा सकते हैं। देव बोला, अवश्य, नुकसान तो हमें होगा, परंतु जनता के लिए तोलका को मार देना ही ठीक रहेगा, धूमरा ने कहा। धूमरा ठीक कहता है राजा देव, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। तोलका लोगों को विद्रोही बनाकर अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि वो आप पर भारी पड़ने लगे। उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। चलने की तैयारी करो धूमरा, मैं भी साथ चलूंगा, देव ने सख्त स्वर में कहा। आपके साथ जाने की क्या जरूरत है? ये काम तो मैं साथ चलूंगा धूमरा। तुम काबिल सेनापति हो, इसमें कोई शक नहीं, परंतु ये तोलका का मामला है। वो सदूर का राजा बनना चाहता है और लोगों में विद्रोह फैला रहा है। मैं उसे देखना भी चाहता हूँ कि वो कैसा है। जैसा आप ठीक समझे राजा देव। अगर तोलका और उसके साथी हमारी पकड़ में आ जाते हैं तो तब उनकी जान नहीं लेनी। उन्हें बंदी बनाकर यहाँ लाना और पाइप के रास्ते ग्रह से बाहर फेंक देना है। मैं नहीं चाहता कि ग्रह की जमीन किसी के खून से लाल हो। किसी की जान लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, देव ने कहा और उठ खड़ा हुआ। मैं चलने की तैयारी करता हूँ, शाम तक हम चल देंगे, कहकर धूमरा चला गया। तोलका को खत्म करना अब जरूरी हो गया है राजा देव, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। आपकी तलवारें खंजर तैयार करता हूँ, उनकी साफ सफाई और उनकी धारें तेज करवा देता हूँ। हाँ, ऐसा ही करो, देव का चेहरा सख्त था। आज मैं तासा के पास नहीं जा सकूंगा। शाम को हमने पहाड़ों की तरफ चल देना है। मेरे वहां न पहुंचने पर तासा परेशान हो जाएगी। हुक्म राजा देव, तुम जाओ और तासा को खबर कर दो कि कुछ दिन हम नहीं मिल सकेंगे। मैंने आपकी तैयारी का साथ देना है, मेरे पास काम बहुत है। मेरा तासा के पास जाना जरूरी न हो तो मैं सोमारा को समझाकर तासा की तरफ भेज देता हूँ। वो आपका संदेश दे देगी। सोमारा तासा से मिल भी लेगी। ये बेहतर रहेगा, देव ने सिर हिलाकर कहा। रोज की तरह तासा चौराहे पर पहुंची तो बग्गी को खड़े पाया। वो बग्गी की तरफ बढ़ी और पास पहुंचने पर जब कोचवान पर नजर पड़ी तो ठिठक गई। कोचवान की जगह पर बबूसा को न पाकर वो समझ नहीं पाई कि बग्गी में बैठे कि नहीं बैठे। तभी भीतर से देख रही सोमारा ने पर्दा हटाकर उससे कहा, तुम तासा हो? तासा ने हाँ में सिर हिलाया। आ जाओ, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। राजा देव ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, सोमारा ने कहा। राजा देव? तासा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वो ही देव? सोमारा हंसी। जिससे तुम रोज मिलती हो उसी की बात कर रही हूँ। तुम कौन हो? राजा देव की कर्मचारी। फिर राजा देव, तुम क्या कह रही हो? भीतर तो आओ। हिचकिचाते हुए तासा बग्गी के भीतर सोमारा के पास आ बैठी। सोमारा ने कोचवान को कहा कि बग्गी छोड़कर दूर खड़ा हो जाए। जब कोचवान चला गया तो सोमारा तासा के इंतहाई खूबसूरत चेहरे को देखने लगी। देखती रही। ऐसे क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो राजा देव तुम्हारे दीवाने हो गए। सोमारा हंसी। परंतु राजा देव गलत नहीं है, तुम सच में राजा देव के काबिल हो, बहुत खूबसूरत हो। बबूसा ठीक कहता था कि बबूसा, वो मेरा पति है। ओह, पर तुम देव को बार बार राजा देव क्यों कह रही हो? तासा ने सोमारा को देखते हुए कहा। क्योंकि वो राजा देव हैं, सोमारा ने हंसकर कहा।
बबूसा ने मुझे बता रखा है कि ये बात तुझे नहीं बताई है राजा देव ने, पर मैंने तेरे को सच सच बता दिया। राजा देव ने भी तो एक दिन तुझे ये बात बतानी ही थी। तासा भौचक्की रह गई, सुमारा को देखती रही। उसकी नीली आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। क्या देख रही है? देव राजा देव हैं, सदूर का मालिक। तासा के होठों से घबराया सा स्वर निकला। हैरान हो गई ना? सुमारा पुनः हंसी। तू तो किस्मत वाली निकली जो राजा देव की नजर तुझ पर पड़ी और उन्होंने तेरे को पसंद कर लिया। तेरे नसीब कितने अच्छे हैं। बबूसा बता रहा था कि राजा देव तुझे किले की रानी बनाने वाले हैं। किले की रानी? तासा को अपनी सांसें रुकती सी महसूस हुई। हाथ दिल पर रख लिया। पानी पिलाऊं? सुमारा ने कहते हुए नीचे रखा पानी का बर्तन उठाना चाहा। तासा ने सुमारा की बाह पकड़ ली। तू मुझे पागल कर रही है अपनी बातों से। देव सदूर का राजा नहीं हो सकता। तासा अजीब से स्वर में बोली। तेरे को ये पता है ना कि उनका नाम देव है? हाँ, तो मेरी बात भी सुन ले, घबरा मत। वो सदूर के मालिक राजा देव हैं। सुमारा नाम है मेरा और बबूसा की पत्नी हूँ। किले में ही रहती हूँ। मेरी बात का भरोसा न हो तो तेरे को किले पर ले चलती। नहीं नहीं, मुझे किले पर नहीं जाना, तासा ने जल्दी से कहा। हाथ अभी भी दिल पर था। सुमारा तासा के खूबसूरत चेहरे को देखने लगी जहां पर अजीब अजीब भाव आ रहे थे। तेरी तबीयत तो ठीक है? सुमारा ने पूछा। हाँ, तू घबरा क्यों रही है? तेरी बातें सुनकर देव राजा देव हैं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। वो तो मुझे कहीं से भी राजा देव नहीं लगे। वो तो कहते थे कि वो साधारण से व्यापारी हैं। वो तो आम लड़कों की तरह ही बातें करते थे। और राजा देव ऐसे ही हैं, मन के साफ, दिल के अच्छे। सुमारा ने हाथ हिलाकर कहा। उनके पिता जरूर कुछ कठोर थे, परंतु राजा देव बिल्कुल शांत और मधुर हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई उन्हें बेवकूफ बना जाए। बहुत चालाक और तेज भी हैं। सदूर के सबसे ताकतवर इंसान हैं। उन्हें ऐसे ही समझने की भूल मत कर बैठना। कहाँ राजा देव और कहाँ मैं? तासा की आंखें भर आईं। ये संबंध कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? राजा देव तेरे से प्यार करते हैं। बबूसा कहता है कि राजा देव तासा के दीवाने हो चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि वो राजा देव हैं, तासा भीगे स्वर में बोली। दिल को क्यों लगाती है ये बात? सुमारा तासा के कंधे पर हाथ रखते कह उठी। अगर राजा देव तेरे को पहली बार में ही बता देते कि वो राजा देव हैं तो तू संभल जाती। फिर वो कैसे जान पाते कि तू उन्हें चाहती है कि नहीं? इसी कारण उन्होंने ये बात छिपा कर रखी कि पहले वो तेरे दिल में झांक लें। वो तो अब उन्होंने झांक ही लिया है। मैं तो कब से तेरे से मिलना, तेरे को देखना चाहती थी, परंतु कोई मौका ही नहीं बन पा रहा था। परंतु आज मौका बना तो दौड़ी चली आई। ओह, मैं बातों में लग गई और तेरे को राजा देव का संदेश देना ही भूल गई। राजा देव ने कहा है कि कुछ दिन वो मिलने नहीं आ सकेंगे। क्यों? तासा के होठों से निकल गया। पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। विद्रोही नेता तोलका को खत्म करने। वो जनता को दुख पहुंचाने लगा है। तोलका से लड़ेंगे देव? तासा कह उठी। देव को कुछ हो गया तो? राजा देव को कुछ नहीं होगा। सदूर पर कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। परंतु देव कैसे तोलका का मुकाबला करेंगे? तोलका के और भी साथी होंगे। वो राजा देव को तो राजा देव कौन से अकेले जा रहे हैं? सुमारा ने कहा। सेनापति धूमरा साथ में है, बबूसा भी है और ढेरों सिपाही भी जा रहे हैं। किले पर चलने की तैयारी हो रही है। लेकिन तू ये बात किसी से कहना नहीं। सब कुछ गुपचुप ढंग से हो रहा है कि कहीं तोलका तक ये खबर ना पहुंच जाए। जब राजा देव वापस आएंगे तो मैं तेरे को बताने आ जाऊंगी। जरूर आएगी ना? जरूर। सुमारा मुस्कुराई। तू मुझे पसंद आई तासा। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है कि मेरा देव ही राजा देव है। विश्वास नहीं आता। देव ने मुझे बताया ही नहीं कि वो राजा देव है। बहुत नसीबों वाली है तू जो तेरे को राजा देव मिले। संभाल कर रखना उन्हें। वे बहुत गुणवान हैं। ऐसे इंसान जिसे मिल जाए वो धन्य हो जाता है। बबूसा तो चाहता है कि हर जन्म में राजा देव की सेवा में रहे। देव तोलका से लड़कर सही सलामत वापस आ जाएंगे ना? तासा घबराए स्वर में कह उठी। तू हमारे राजा देव को क्या समझती है? कुछ ही दिनों में सदूर से तोलका का नाम खत्म हो जाएगा। विद्रोह के बहाने वो ग्रह का राजा बनना चाहता है। राजा देव उसका ऐसा हाल करेंगे कि फिर सदूर पर कोई विद्रोह करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। किले पर बबूसा सारा दिन देव के हथियारों की साफ सफाई करवाने में व्यस्त रहा। देव जरूरत का सामान
बबूसा को याद दिलाता रहा जिसकी पहाड़ों पर जरूरत पड़ सकती थी। देव के दिमाग से तासा निकल चुकी थी। अब उसे सिर्फ तोलका का ही ख्याल आ रहा था कि उसे खत्म करना है। सालों पहले तोलका के आदमी द्वारा ही उसके पिता मारे गए थे। अब तोलका पहले से ताकतवर हो गया था। उसने अपने विद्रोही दल के साथ काफी नए लोगों को मिला लिया था। देव को अपने विचार जचे कि तोलका को खत्म करने का ये समय सही था, वरना आने वाले वक्त में तोलका और भी शक्तिशाली होकर किले पर हमला कर सकता था। जबरदस्ती सदूर का राजा बनने की कोशिश कर सकता था। आधे दिन के बाद देव ने एक कर्मचारी को भेजकर सेनापति धूमरा को बुलाया। हुक्म राजा देव। धूमरा किले पर पहुंचकर राजा देव से मिला। तैयारी हो गई? चल रही है, शाम तक हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, धूमरा ने कहा। कैसे जाना है पहाड़ों तक? राजा देव ने पूछा। घोड़ों और बग्गियों के द्वारा हम। धूमरा, देव ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम एक साथ घोड़ों और बग्गियों पर अपने सिपाही लेकर रवाना होंगे तो ये खबर तोलका तक भी पहुंच सकती है। वो जान सकता है कि हम उसकी तरफ आ रहे हैं। ये बात तो आपने सही कही, मुमात ने फौरन सिर हिलाया। तुम सिपाहियों का वहां तक का सफर अलग अलग दिशाओं में भेजकर पूरा कराओ। एक बार में 5-6 सिपाही से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक बग्गी में 5-6 सिपाही हथियारों के साथ भेजना शुरू करो। इसी तरह 5-6 घुड़सवार एक साथ रवाना करो, परंतु घुड़सवार सिपाहियों के पास हथियार न दिखें। उनके हथियार बग्गियों में भेजो। मैं नहीं चाहता कि तोलका तक इस बात की हवा भी पहुंचे कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा ही करता हूँ। रुक रुक कर सिपाहियों को उस तरफ भेजना शुरू कर दो। पहाड़ों में कोई एक जगह तय कर लो, वहां पर खामोशी से सबको इकट्ठे होना है। इसी तरह तुम भी एक बग्गी में बैठकर रात तक वहां के लिए निकल चलना। मैं बबूसा के साथ यहाँ से चलूंगा। मुझे बता दो कि पहाड़ों के किस तरफ हम मिलेंगे। धूमरा ने बताया और किले से चला गया। देव किले में टहलता यही सोचता रहा कि वहां पर काम कैसे करना है। धूमरा के सिपाहियों ने बताया था कि तोलका के साथ वहां 50 के करीब साथी हैं। ये एक अंदाजा था, सही में उनकी संख्या कितनी है ये जानना जरूरी था। ऐसा न हो कि ठीक मौके पर तोलका उन पर भारी पड़ जाए। तभी सोमारा से देव का सामना हो गया। राजा देव, आप यहाँ हैं और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सोमारा फौरन कह उठी, तासा से मिल आई हूं मैं। देव मुस्कुराया, परंतु उसकी मुस्कान कठोरता से भरी थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तोलका की तरफ था। इस वक्त वो सिर्फ तोलका के बारे में ही सोच रहा था। मैंने आपका संदेश तासा को दे दिया कि आप कुछ दिन उससे नहीं मिल सकेंगे। तासा तो सच में बहुत खूबसूरत है। वो तो सिर्फ आपके लिए ही बनी है। ऐसी सुंदरता मैंने कभी सदूर पर नहीं देखी। देव मुस्कुराता रहा, सोमारा को देखता रहा। पर एक गलती हो गई राजा देव। सोमारा मुंह फुलाकर कह उठी, क्षमा मिले तो बता दूं कि मैंने तासा से कह दिया कि आप राजा देव हैं। मेरे मुंह से निकल गया। बबूसा ने मुझे समझाया भी था कि ये बात तासा को न बताऊं, पर क्या करूं, मुंह से निकल ही गया कि आप विद्रोही तोलका का खात्मा करने पहाड़ों पर जा रहे हैं। मुस्कुराते हुए देव ने सिर हिलाया। मुझसे गलती हो गई ना राजा देव। तुमसे गलती जरूर हुई है, पर तुमने सोच समझकर गलती की है सोमारा। राजा देव ने हौले से हंसकर कहा, तुम तासा को बता देना चाहती थी कि मैं ही राजा देव हूँ। ये बात तुम्हारे मन में घूम रही थी। सोमारा सकपका उठी, थोड़ी सी मुस्कुराई। माफी चाहती हूँ राजा देव, सोमारा धीमे से बोली। कोई बात नहीं, देव ने शांत स्वर में कहा। राजा देव, सोमारा की हिम्मत फिर वापस आ गई। तासा को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आप राजा देव हैं। वो तो दिल थामकर बैठ गई। मुझे तो डर लगा कि उसे कुछ हो न जाए। बहुत मासूम और खूबसूरत है तासा। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं विराम लेता है। दोस्तों, ये एपिसोड थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि स्टॉपेज जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे हमको पेजों की गणना करके और रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो इस एपिसोड में पेज कम आए। अगला एपिसोड इससे बड़ा होगा। तो अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी बबूसा सीरीज के तीसरे उपन्यास बबूसा खतरे में का क्लाइमैक्स एपिसोड अर्थात 5वां एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ध्यान अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।